सो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर एनर्जी तो होगी ही होगी, तो वो कितनी एनर्जी होती है उसकी अब हम स्टडी करने वाले हैं। और मैग्नेटिक फील्ड से इसका क्या रिलेशन है, क्या जो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है इससे बड़ी होती है, इससे छोटी होती है, इसके बराबर होती है, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी होती क्या है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर है, या इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका फॉर्मूला क्लियरली आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। नाउ द थिंग इज दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रही है, आपको पता है साइन की तरह वो वेरी कर रही है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि कभी वो कम है, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, तो आपको एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। सो अगर आप लोगों ने एसी वाला चैप्टर पढ़ा हो तो एवरेज वैल्यू जो होती है वो ERMS के बराबर होती है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ा सा आइडिया उसके रिगार्डिंग होना चाहिए कि जो एवरेज वैल्यू होती है वो ERMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर के बराबर होती है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आपको ये बिल्कुल याद रखना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर। ठीक, अब यही मैं मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में बात करूं, किसके टर्म्स में बात करूं, मैग्नेटिक, क्योंकि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर भी तो एनर्जी स्टोर होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में अगर मैं इसकी एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो जरा जल्दी से आप लोग सोचो क्या होने वाली है। अगर किसी को कुछ आइडिया हो तो कम ऑन गाइस, आप लोग चैट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ बी, वो क्या होने वाला है। अगर आपको याद हो, नहीं भी याद तो मैं आपको बता देता हूं, वो होता है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्या होता है, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ऑलराइट, सो वहां पर एप्सिलॉन नॉट था परमिएबिलिटी, और ये है देखो परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, बस इसी का टर्म्स आपको याद रखना है। वहां पर होता है एप्सिलॉन नॉट, ये होता है म्यू नॉट। अब सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी वैरी कर रही है, सो आपको यहां पर एवरेज वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब जब एवरेज वैल्यू लोगे तो वो RMS के बराबर होती है, तो BRMS का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये आपको याद रखना है एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हाफ B स्क्वायर RMS अपॉन म्यू नॉट। सो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी का ही सारा गेम है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब देखो एक बड़ी सिंपल सी बात, क्या एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है और जो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में है, इनके बीच का रिलेशन क्या है, जरा सोच के बताओ। क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूं कि जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है और मैग्नेटिक फील्ड में होती है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर। अब आपके मन में सवाल आएगा कैसे, तो देखो कैसे। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, किसकी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वहां पर जो फॉर्मूला था वो हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर था, ERMS का स्क्वायर। ठीक है, ERMS का स्क्वायर। अब अगर आपको ERMS और BRMS का रिलेशन नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, आपको याद होगा ABC से याद रखना था आपको, ABC मतलब ERMS इज इक्वल्स टू BRMS इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से ERMS इज इक्वल्स टू BRMS इनटू C, तो EBC से आपको इसको याद रखना है। तो ERMS को आप ये BRMS और C से रिप्लेस कर दोगे तो यहां पर ये हाफ एप्सिलॉन नॉट BRMS इनटू C का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर आप इसको यहां पे रिप्लेस करोगे तो ये हो गया B स्क्वायर RMS C स्क्वायर बाय 2। अब एक छोटी सी बात और कि जो C होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बस आप इसको जैसे ही यहां पर C को रिप्लेस करोगे सो यू विल बी गेटिंग योर आंसर। और जो आपका आंसर है वो क्या है, C को जब आप यहां पर रिप्लेस करोगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर बाय 2। सो यहां पर आप यहां पे इसका नेक्स्ट स्टेप आप यहां पर देखो तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर RMS, और यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाय 2, एप्सिलॉन नॉट गेट डिडक्टेड, सो फाइनली वी आर गेटिंग B स्क्वायर RMS अपॉन 2 म्यू नॉट। सो जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में थी वो सॉल्व करते करते जो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के उसके बराबर आ गई। सो यहां से क्या याद रखना है,
जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है वही सेम एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है, इसको याद रखना। और यहां तक पहुंचने के लिए आपको दो रिलेशन का सहारा लेना पड़ा था। पहला कि ई आर एम एस इज इक्वल टू बी आर एम एस इंटू सी, ये रिलेशन आप नहीं भूलोगे, और दूसरा सी इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो रिलेशन, आप एक काम करो, एक शीट बनाओ, शीट के साइड में ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेंगे, तो उसको आप क्लाउड बना के लिख लो और कहीं चिपका दो, ताकि जब आप आते जाते देखो, अगर आप 2-3 बार देख लोगे तो फिर आपके दिमाग में वो रिटेंशन होने लगेगी, अदरवाइज फिर आप भूल जाओगे। सो एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। तो अब हम कुछ ऐसे आर्टिकल्स की तरफ चलेंगे जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर स्कूल एग्जाम तक सब फॉर्मूले पे चीजें आती हैं। तो वो क्या है मैं आपको दिखाता हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो लेट्स मूव, और अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन सी चीज है जो हर जगह एक ही तरह से आती है सिर्फ फॉर्मूला बेस पे। तो वो है गाइस इंटेंसिटी, मोमेंटम एंड फोर्स। अब ये सारे टर्म्स कहां से आ गए? तो अगर मैं आपसे एक बात करूं कि एक ईएम वेव अपनी आ रही है, ठीक है, ईएम वेव, और वो किसी वॉल पे जाके स्ट्राइक करती है, किसी दीवार पे जाके वो स्ट्राइक करती है, तो क्या ईएम वेव के पास मोमेंटम होता है? अगर आपको फोटोन थ्योरी याद हो तो आपको याद होगा, यस, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे, सी वेलोसिटी से, इनके पास मोमेंटम होता है। ये उसी तरह से है जैसे एक बॉल, मोमेंटम क्या होता है? किसी भी चीज के पास मास हो और वेलोसिटी हो तो उसके पास मोमेंटम होता है, और जाके जब वो दीवार में टकराएगा, कहां पे टकराएगा? दीवार में, तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। अगर आपको याद हो न्यूटन सर का सेकंड लॉ, कि अगर अच्छा न्यूटन सर के सेकंड लॉ को अगर आप याद करो तो वहां से एक और बात याद आ रही होगी, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, जैसे इसके पास मास है m और इसके पास वेलोसिटी भी है, जब जाके यहां पे स्ट्राइक करेगा, मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल ये जाके दीवार पे चिपक गया, या इस बॉल की वेलोसिटी लेट्स से 0 हो गई, एक बात करते हैं 0, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पहले मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी था, बाद में 0। तो न्यूटन सर के सेकंड लॉ को अगर आप याद करो कि मोमेंटम में अगर चेंज आ रहा है तो मतलब पक्का फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? फोर्स। सो अगर आपको याद हो, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर पढ़ना क्या है? ईएम वेव्स जब किसी वॉल पे जाके स्ट्राइक करते हैं तो उनके पास होता है मोमेंटम, वो लगाते हैं फोर्स, और साथ ही साथ अगर किसी एरिया में वो किस पावर पे, उनकी जो पावर, अपनी जिस पावर से वो उस पर्टिकुलर एरिया में जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसको एक टर्म से डिफाइन करते हैं जो बोलते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी, मोमेंटम और फोर्स, इन तीनों का रिलेशन अब हम देखने वाले हैं। तो इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो इंटेंसिटी होती है पावर एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, मतलब कितने कम टाइम में कितना जल्दी काम कर लोगे, राइट? सो एनर्जी एक्सर्टेड पर यूनिट टाइम, और यहां पर लगा मल्टीप्लाई में नीचे है एरिया। अब इस एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पे साइड में मैं क्लाउड बना के लिख देता हूं, अगर आपको याद हो, हमने एनर्जी डेंसिटी नाम का एक टर्म डिफाइन किया था, जो कि क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी को हम एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? सो एनर्जी को हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं? एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और यहां पर है अपना टाइम इनटू एरिया। ऑलराइट, नाउ वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम? वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, और नीचे अपना है टाइम इनटू एरिया। अब आप देख सकते हो एरिया गॉट डिडक्टेड। अब यहां पर जो फाइनली बचा वो ये बचा कि जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी एनर्जी डेंसिटी इनटू लेंथ अपॉन टाइम। अब जैसे अपनी जो ईएम वेव ट्रैवल कर रही है तो वो कितना उसकी लेंथ जो है पर्टिकुलर टाइम में ट्रैवल करती है, तो लेंथ अपॉन टाइम अपनी क्या होती है? स्पीड। सो इंटेंसिटी बिकम्स एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड। अब एनर्जी डेंसिटी क्या है? अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है, अच्छा एनर्जी डेंसिटी अगर आप जैसे पीछे देखा था आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की, और अपने जस्ट अ मिनट, आप लोगों ने यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की देखी। एनर्जी डेंसिटी आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड की देखी थी तो वो आपकी कितनी आ रही थी? वो आपकी आ रही थी, मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, ये देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। और जो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में आ रही थी वो कितनी आ रही थी? वो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में, बी स्क्वायर आर एम एस अपॉन 2 म्यू नॉट। तो दोनों एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले आपको पता है। अच्छा एक छोटी सी चीज और,
अगर अपने को टोटल एनर्जी डेंसिटी चाहिए, टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो वो कितनी होगी टोटल एनर्जी डेंसिटी? सो अब आप बोलोगे कि सो वी नो कि जितनी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है उतनी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है, तो जो टोटल एनर्जी होगी, और दोनों में सेम है, दोनों में सेम, तो अगर मैं बोलूं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, अब दोनों ही सेम है, तो मैं दोनों को, अगर मैं एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करूं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, और मैं एनर्जी डेंसिटी इसमें बात करूं तो वो हो जाएगा बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब आपको पता है ये दोनों टर्म्स अगर इक्वल है तो दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लिख दो, यानी ये चीज यही सेम है दोनों, तो आप इसको ट्वाइस करके लिख सकते हो, या आप इसके टर्म्स में भी लिख सकते हो, आप इसके टर्म्स में भी लिख सकते हो। यानी कि मैं करने क्या वाला हूं, यानी मैं बी आर एम एस के स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट को ई आर एम एस के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2 से रिप्लेस कर दूंगा, तो यहां पर ये 2 बार टर्म आ जाएगा, और जैसे ही ये 2 बार टर्म आ जाएगा तो ये हाफ और हाफ ऐड हो जाएगा, तो यहां पर जो आने वाला है वो आने वाला है एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी, और यही टोटल एनर्जी डेंसिटी अब हम जाके यहां पर पुट करने वाले हैं, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू सी। सो ये आ गई आपकी इंटेंसिटी। इसको अच्छे से नोट करो, फिर हम मोमेंटम की तरफ चलेंगे। कम ऑन गाइस, इसको अच्छे से नोट करिए। यही सेम चीज आप मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पता ही चल चुका है कि एनर्जी डेंसिटी दोनों का सम है, तो यही सेम चीज आप उसके टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, अब मोमेंटम पे चलते हैं। इसको आप पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, तो मैं आपको थोड़ा सा मोमेंटम का भी आइडिया दे देता हूं। मोमेंटम का क्या सीन है? अब जो ईएम वेव्स है उनके पास मोमेंटम होता है, ठीक है, फोटोन थ्योरी में भी पढ़ा होगा, यहां पर इनके पास मास है, वेलोसिटी है, तो मोमेंटम है, बहुत छोटा है लेकिन है, ठीक है। अब जब ये जाके यहां पर ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो सवाल इस बात का है, क्या ये वहां पर जाके फोर्स लगाएंगे? आप बोलोगे बिल्कुल हाँ, फोर्स तो ये लगाएंगे, और पावर भी एक्सर्ट करेंगे। पावर जो होता है वो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ऑलराइट, नाउ पावर को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी जो वेलोसिटी है उसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहां से अपने को जो फोर्स मिल जाएगा वो मिल जाएगा पावर अपॉन स्पीड, यानी कि C, ठीक है। फोर्स न्यूटन सर के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो अपना फोर्स होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। अच्छा, यहां पर मोमेंटम को हमने स्मॉल p से डिनोट किया है और फोर्स को कैपिटल P से, तो यहां पर ये स्मॉल p अपॉन t इज इक्वल टू पावर। पावर को हम एनर्जी अपॉन टाइम से रिप्लेस कर देते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम इनटू c। यहां से t से t कट गया, तो जो मोमेंटम आया वो आया एनर्जी बाय c। जनरली एनर्जी को u से डिनोट करते हैं, किससे? u से, तो मोमेंटम आया u बाय c। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो स्टार्टिंग में कैपिटल P था ये पावर वाला था, ये पावर वाला है, उसके बाद ये वाला जो P है ना, ये वाला P, ये सिर्फ मोमेंटम का है, ठीक है। किसका है? मोमेंटम, ये मोमेंटम का। एक काम करता हूं, मैं मोमेंटम वाला जितना भी P है उसको मैं रेड कलर से डिनोट कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। ये मोमेंटम का पावर, ये मैं इसको, ये मोमेंटम वाला है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये मोमेंटम वाला पावर है, वहां पर जो मोमेंटम वाला P है, और वो जो पावर था उसको मैंने एनर्जी अपॉन टाइम से रिप्लेस कर दिया। सो यहां से आपको जो मोमेंटम मिला वो कितना मिला, आप भूलना नहीं, दैट इज u बाई c। इससे न्यूमेरिकल काफी आता है, ठीक है। अब यहां पर कुछ केसेस हो सकते हैं कि क्या ये वॉल पूरी तरह से इसको एब्जॉर्ब कर रही है या इसको रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलो हम यहां पर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगर आपने इसको नोट कर लिया तो लेट्स सॉल्व वन न्यूमेरिकल। आपके सामने एक न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, आपको न्यूमेरिकल दिखेगा, जस्ट अ मिनट, यस। सो आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, वेट, ठीक, यस। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपसे देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा है लाइट विद एनर्जी 200 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? पावर अपॉन एरिया, यानी कि इंटेंसिटी दे रखा है, तो अपने को इंटेंसिटी दिया है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। नॉन रिफ्लेक्टिंग का मतलब है वो वहां पे जाके ईएमएफ स्ट्राइक किया और उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। इफ द सर्फेस हैन एन एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको एरिया दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द एवरेज फोर्स। अब बड़ा सिंपल है, फोर्स क्या होता है? अब आपको पता होगा फोर्स होता है पावर एक्सर्टेड अपॉन सी, ठीक है। पावर निकाल लो, सी से डिवाइड कर दो।
अब इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, वेरी सिंपल। तो पावर हो गया इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी अपनी 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया अपना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर गॉट डिडक्टेड, तो ये हो गया 600 वॉट। कितना हो गया? 600 वॉट। जब पावर को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 से, तो आप ये नोटिस करो ये हो गया 200 इंटू 10 टू द पावर 8, या इसको हम इस तरह से 200 इंटू 10 टू द पावर -8। तो अगर हम इसको चाहें तो हम इसको 0.2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन करके भी रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छे से नोट करो, कोई भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में बताओ, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए अब आप पूरी तरह से तैयार हो। बस आपको कुछ छोटे से बेसिक न्यूमेरिकल याद रखने हैं। छोटी छोटी बातें अगर आपको पता रहेंगी तो चीजें बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब यही सेम मैं अगर एक केस ले लूं, यहां पर मैं अगर एक ऐसा केस ले लूं जहां पर आपकी जब लाइट स्ट्राइक करेगी और वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो उस केस में क्या होगा? मतलब आप लोग इसको नोट करो, नोट करने के बाद हम एक केस करते हैं। आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। कम ऑन, ठीक है। सो मैं आप लोग से जो केस डिस्कस कर रहा था वो ये था कि जैसे बॉल मान लो मास इनटू वेलोसिटी से जाके दीवार पे स्ट्राइक करती है और उसी मोमेंटम से वापस आ जाती है, तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो ट्वाइस हो जाता है। जैसे mv से गई और -mv से वापस आई, तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो डबल हो जाता है। उसी तरह से अगर EM वेव गई, वॉल से टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, तो आपका जो मोमेंटम है ना वो डबल हो जाएगा। यानी इस केस पे जो फोर्स हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ पावर बाय c आएगा। इसको याद रखना, ठीक है। नॉर्मली जब आपको नॉन रिफ्लेक्टिंग का केस देगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग मतलब दीवार ने खा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो फोर्स का फॉर्मूला पावर अपॉन c, और अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो डबल हो जाएगा। कम ऑन गाइस, मेक अ नोट ऑफ इट। सो गाइस, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो देखिए, जो अपनी EM वेव्स है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, यानी उसकी जो स्पीड है वो कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब जो इसकी वेरिएशन होती है वो दो चीज़ों में होती है, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा वेवलेंथ। सो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देखो तो जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। अब अपनी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो चेंज नहीं करेगी, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। सिर्फ जो वेरिएशन आएगा वो फ्रीक्वेंसी में आएगा और वेवलेंथ में आएगा। तो अगर वेवलेंथ कम होती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, बिकॉज वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप स्क्रीन पर देखो तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो अगर आप नोटिस करोगे अपनी जो वेवलेंथ है धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। ये 10 टू द पावर ये आपका 2 लिखा हुआ है, ये 10 टू द पावर -2, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये 10 टू द पावर -2 है, ये -5, -6, -8, -10, -12। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो आपकी वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीज। और फ्रीक्वेंसी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज कर रही है। वो क्या है? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। कैसी फ्रीक्वेंसी है? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो अब आपको समझना होगा एक चीज और। अब शायद आपको एनर्जी का भी फॉर्मूला याद हो। एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल टू h न्यू। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता था? एक पॉइंट से कितनी वेव्स एक सेकंड में पास करेगी। तो देखो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे ढेर सारी वेव्स देखो एक सेकंड में यहाँ से क्रॉस करेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो कुल मिला के बस आपको इतना याद रखना है कि जो EM वेव्स है उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, बस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का वेरिएशन होता है। तो सवाल इस बात का है गाइस कि पेपर में किस तरह से ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज स्क्रीन पर देखो, पूरा तैयारी के साथ हम इसको जो है करेंगे। तो अगर रेडियो वेव्स की बात करें तो जो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 मीटर से ज्यादा होती है। ये आप लोगों को स्क्रीन पे जो चार्ट है ना ये याद होना चाहिए, और मैं कुछ क्वेश्चंस भी अभी कराऊंगा। तो जो रेडियो वेव्स है उसकी 0.1 मीटर से जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, और रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन में इसके यूज होता है। यूजेस भी आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। जैसे माइक्रोवेव वो 0.1 मीटर से 1 mm तक, और इसके जो यूज है माइक्रोवेव, हमारे घर में माइक्रोवेव लगा होता है। आप लोगों को शायद इसकी फंक्शनिंग भी पता होगी कि इसमें कोई हीट जैसी कोई चीज नहीं होती। होता क्या है, जो हमारे खाने में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं। तो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ रेजोनेंस में आ जाती है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रेजोनेंस में आने में उसकी एनर्जी बढ़ जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, और हमारा खाना गर्म हो जाता है। ठीक, तो ये रेंज आपको याद रखना है। उसके बाद अपना इंफ्रारेड, ये कौन प्रोड्यूस करता है? जो गर्म बॉडीज होती है, हॉट बॉडीज, और इसकी वेवलेंथ 1 mm से 700 mm, 1 mm से 700 नैनोमीटर।
और ये जैसे हमारे जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, जैसे हमारा टीवी का रिमोट वगैरह होता है, एसी का रिमोट, उसमें ये यूज होता है। नेक्स्ट 700 से आपका 700 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक अपनी विजिबल रेज जो होती है, जिससे हम देख पाते हैं चीज़ों को। एंड देन वी हैव अल्ट्रावायलेट यूवी जो सन से बहुत ज़्यादा आती है, 400 नैनोमीटर से, मतलब 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। और ये हमारी वाटर प्यूरिफायर वगैरह में यूज़ होता है। हमारा जो ओजोन लेयर है हमें काफ़ी ज़्यादा सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट अप वी हैव एक्सरेज। एक्सरे जैसे हड्डी वड्डी हमारी टूट जाती है तो हम एक्सरेज कराने चले जाते हैं, एक्सरे कराने, ताकि हमें उसका पता चल सके। तो मेडिकल डायग्नोसिस में और क्रिस्टल की स्टडी होती है उनके भी यूज में एक्सरेज आती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गामा रेज। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, अगर आप नोटिस करो ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, हमारा वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। देखो यहाँ पे 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा यानी एनर्जी ज्यादा, मतलब गामा रेज की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये न्यूक्लियर रिएक्शन से ये प्रोड्यूस होता है। और ये जैसे कैंसर सेल्स को ट्रीट करने में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है गामा रेज। तो आप लोग ये स्क्रीन पर देख लो और आपको इसका आइडिया होना चाहिए। आप इसको याद करने का आप ऐसा तरीका याद रख सकते हो कि अपने से कुछ भी बना सकते हो कि रातों में मैं इन विचारों को उल्टा करके एक्स की यादों में गम में चला गया, ठीक है। तो कुछ भी अपना बनाओ, लेकिन इसको याद करो क्योंकि ये पेपर में आता है। आप कुछ भी अपना बना सकते हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल नाइट में, रातों में मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर इन विचारों को, जो आपके विचार थे अच्छे, उन पुलट गए और एक्स की यादों में आप गम में चले गए। आप इस तरीके से याद कर सकते हो या कुछ भी अपना बना के, राइट। और ये अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको बहुत मज़ा आने वाली है, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चंस को करने के तरीका आप ध्यान से देख लो। जैसे आपसे बोला है कि आप ये बताओ कि ए में कौन से हमारी रेज होगी, गामा रेज, इंफ्रारेड, कौन सी हमारी रेज यूज़ होंगी। सो जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अगर आप स्क्रीन पर देखो तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में देखो आपको दिखाई देगा जो अपनी रेडियो वेव्स है वो काम आती है। कौन सी वेव्स काम आती हैं? रेडियो वेव्स। अब क्रिस्टल को स्टडी करने में कौन सी वेव्स आती है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टल को स्टडी करने में अपनी एक्स रेज काम आती है। आप लोग भी मुझे चैट सेक्शन में बताओ, एक्स रेज काम आती है। अब जहां पर भी आ गया हमारा डीके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है, रेडियो एक्टिविटी, जैसे ही रेडियो एक्टिविटी आ गई आपको दिख रहा होगा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी कि अपनी गामा रेज की बात हो रही है। कौन सी रेज? गामा रेज की बात हो रही है, ठीक। अब 390 नैनोमीटर से 770 नैनोमीटर, ये अपनी विजिबल रेंज है। अगर आप लोग को विजिबल का नहीं पता तो मैं एक आइडिया बता देता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट स्क्रीन पे ही लेके चलता हूँ, वही मैं आपको एक आइडिया और दे देता हूँ। जैसे अपनी जो विजिबल है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अब जैसे 700 नैनोमीटर इधर लिखेंगे क्योंकि इधर ये डिक्रीजिंग में लिखा जा रहा है, तो 700 इधर और 400 इधर नैनोमीटर, ये अपना विजिबल होता है। अब सवाल इस बात का है कि 700 किसका होता है एंड 400 किसका होता है। तो आपको ऐसा याद रखना है, तरीका ये, जैसे ये इधर इंफ्रारेड है, इधर यूवी है, तो जैसे इंफ्रारेड में आर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये आर इस तरफ होता है और यूवी में वॉयलेट इधर आ रहा है तो वी इस तरफ होता है। बीच में जैसे विबग्योर होता है ना, विबग्योर। सो ये तरीका है याद करने का, ये वॉयलेट है विबग्योर, आप ऐसे उल्टा याद करो विबग्योर। तो जिधर इंफ्रारेड है उधर रेड होता है जिसकी वेवलेंथ 700 है, और जिधर यूवी है उधर वॉयलेट होता है जिसकी वेवलेंथ 400 है। तो ये भी एक तरीका है याद करने का। सो इस क्वेश्चन का जो लास्ट वाला है उसका जो अपना आंसर है वो क्या है? ये वाला, विजिबल। अब नेक्स्ट है ओजोन लेयर को कौन एब्जॉर्ब करता है? हम सब जानते हैं यूवी अल्ट्रावायलेट की बात हो रही है। हीट वेव्स किन्हें बोलते हैं? इंफ्रारेड को हीट वेव्स बोलते हैं। मैंने पीछे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाया था, ये आप देख सकते हो। इंफ्रारेड को हम हीट वेव्स, ये देखो, प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज, ठीक है, इन्हें हीट वेव्स भी बोलते हैं। यूज इन रिमोट स्विचेस ऑफ हाउस होल्ड, तो फिर से वही बात गई, हाउस होल्ड में जो रिमोट्स में यूज होता है वो इंफ्रारेड ही होता है, इंफ्रारेड। सो अगेन इसका आंसर भी अपना इंफ्रारेड ही होगा। और लास्ट वाले का जरा चैट सेक्शन में आप लोग कोशिश करो बताने का। लास्ट वाला क्या है? डायग्नोस्टिक टूल। तो गाइस जैसे अपना एक्सरे हो गया, ठीक है, एक्सरे, हम हड्डी वड्डी हमारी क्रैक होती है तो हम एक्सरे कराने जाते हैं पता करने के लिए। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लेना, दोबारा से एक बार देख लेना क्योंकि ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है। सो गाइस इसको नोट कर लो। थैंक यू सो मच।